हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल चैनल। मेरा नाम है अरविंद मित्तल एंड फॉर द पास्ट फ्यू डेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम बेसिक concepts of chemistry. This is chapter 1 of class 11th. आज हम इसी चैप्टर के दो और टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या है वो टॉपिक? नंबर 1 precision and accuracy, and number 2 is the dimensional analysis. देखो बच्चों, in science, especially in measurement, two terms are frequently used. One is the precision and another is accuracy. एक आम आदमी, a common person, he often uses these two terms interchangeably. But as a science student, you should be aware that these two terms have entirely different meaning and different aspect. ये दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं और अलग अलग मीनिंग कन्वे करती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रिसिशन। प्रिसिशन जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होता है। प्रिसिशन क्या कहता है कि सपोज आप एक लाइन मेजर कर रहे हैं या आप एक वायर मेजर कर रहे हैं, तो आप कितना कंसिस्टेंटली इसको आप मेजर कर पाते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट आप कितने प्रिसिशन से ठीक ठीक उसको मेजर कर पाते हैं। एक्यूरेसी क्या कहती है कि आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है। प्रिसिशन और एक्यूरेसी में ये दो बेसिक डिफरेंस है और इसी में एक थर्ड स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट है कि योर प्रिसाइज रिजल्ट्स may not be accurate and your accurate results may not be precise. ये तीन स्टेटमेंट प्रिसिशन एक्यूरेसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रिसिशन क्या कहता है। प्रिसिशन हैज टू डू विद हाउ कंसिस्टेंट योर रिजल्ट्स आर। रिपीटेबिलिटी क्या है आपके रिजल्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक अननोन कंपाउंड दिया गया कि आप इसमें कैल्शियम की एनालिसिस करिए, किसी भी तरीके से करिए, ग्रेविमेट्री से करिए, टाइट्रीमेट्री से करिए, वो एक दैट इज अ सेपरेट थिंग। अब दो स्टूडेंट्स ने क्या क्या रिजल्ट रिपोर्ट करे। हमें ये नहीं पता कि कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट फर्स्ट उसका रिजल्ट आया 38.15, सेकेंड आया 38.06, थर्ड आया 38.09। वेरी गुड। सेकेंड स्टूडेंट जो था वो थोड़ा सा फ्रीकी लग रहा था, थोड़ा सा केयरलेस लग रहा था। हाउएवर उसके रिजल्ट्स आए 38.75, 40.07, 41.89। ठीक है। अब टीचर ने कहा कि ठीक है, आप इसका जो है इसका एवरेज करिए और इसका आप ये देखिए कि कितने आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट का एवरेज आया 38.10। ये कैल्शियम कंटेंट की बात मैं कर रहा हूं अननोन कंपाउंड में, याद रखना।
सेकंड का आया 40.41%। अब इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका आपने मीन लिया, और मीन लेने के बाद आपने ये देखा कि जो बाकी रिजल्ट्स हैं वो मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे रिजल्ट्स कितने कंसिस्टेंट हैं। नहीं तो अगर मेरे पास 3 रिजल्ट हैं और मैं उनको ऐसे ही लेकर अगर मैं ऐसे ही इवेलुएट करूं तो मैं नहीं बता सकता। आई नीड अ मैथमेटिकल डिराइवेशन, तभी मैं बता पाऊंगा ना कि कितने मेरे रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं। तो उसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन लिया गया, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन लेने के बाद उसका परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन लिया गया। परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि जो भी मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आया डिवाइडेड बाय एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इसका क्या मतलब है कि इससे मुझे ये पता चलता है, इसको कहते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी भी कहते हैं इसको। ये आप जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तब आप ये पढ़ेंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एवरेज इनटू 100। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? जितना आपका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उतना ज्यादा आपके रिजल्ट्स प्रिसाइज हैं। ऑब्वियसली बहुत कम डेविएशन हुआ तो हमारा जो परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन था वो भी बहुत कम आया। दूसरे स्टूडेंट का 3.33 आया परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट I can say that student 1 is more precise as compared to student 2. Student 1 के रिजल्ट ज्यादा कंसिस्टेंट है। इस बेसिस पे अगर कोई भी एक अननोन पर्सन है वो कहेगा कि भाई स्टूडेंट 1 जो है वो इज मोर कंसिस्टेंट। तो यही इसका मतलब है कि प्रिसिशन हैज टू डू विद हाउ कंसिस्टेंट योर रिजल्ट्स आर। आपकी रिपीटेबिलिटी क्या है, कितने अच्छी तरीके से यू आर एबल टू रिपीट योर एक्सपेरिमेंट्स, योर मेजरमेंट। अब क्या है, ये तो एक्सपेरिमेंट था कि जब टीचर ने, केमिस्ट्री टीचर ने किसी से कहा, किसी एक जो थोड़ा होशियार बच्चा था कि यार जरा इन 2 बच्चों को देख लेना ये कैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मॉनिटर टाइप का हो जाते हैं ना कुछ बच्चे। तो उसने कहा कि उसने अपना जजमेंट दे दिया कि भाई स्टूडेंट 1 जो है वो इज मोर प्रिसाइज। अच्छा है भाई, ठीक है। अब ये रिजल्ट पहुंचे टीचर के पास। टीचर को ये पता है कि ये कौन सा कंपाउंड दिया था। अब सिचुएशन उलट हो जाएगी। अब मामला एक्यूरेसी पे आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक्यूरेसी क्या है। Accuracy has to do with how right your results are or how near your results are to the true value.
अब टीचर ने कहा कि मैंने तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट दिया था एनालिसिस करने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने परसेंट होता है कैल्शियम कंटेंट? 40%। कैसे? देखो, कैल्शियम 40, कार्बन 12 प्लस 48, 3 ऑक्सीजन, दिस इज 100। तो कैल्शियम कंटेंट कितना हो गया? 40/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। अब सिचुएशन चेंज हो गई। क्या चेंज हुई? जो स्टूडेंट सेकंड था, उसके रिजल्ट्स जो ट्रू वैल्यू है, दिस इज ट्रू वैल्यू, उसके ज्यादा नजदीक थे, दो ही वॉज लेस प्रिसाइज। However, his results were more near to true value. जो स्टूडेंट 1 था उसने कितने निकाला? 38.10। दूसरे ने कितना निकाला? 40.41। तो ये कितना इसका डिफरेंस आया देख लेते हैं। 40 माइनस 10 अपॉन 40 इंटू 100। ये आएगा लगभग 4.45%, सॉरी 4.75%। और ये था स्टूडेंट फर्स्ट। स्टूडेंट सेकंड का क्या था देख लेते हैं। 40 माइनस 41, 40, 41 अपॉन 40 इंटू 100, ये कितना आ गया? 1.025%। ठीक है, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट था वो 4%, 4.75% अवे था ट्रू वैल्यू से, और जो स्टूडेंट सेकंड था ही वॉज वेरी नियर टू ट्रू वैल्यू। देयरफॉर रिजल्ट्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट्स वर मोर एक्यूरेट। देखो बच्चों, जो ट्रू वैल्यू है इन जनरल, ट्रू वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है। डे टू डे लाइफ में वी डोंट बॉदर अबाउट ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप लेबोरेटरी में वेइंग ऑपरेशन करते हैं, आपने फोर्सेस से वेट उठाया और बैलेंस के पैन पे रख दिया। क्या कभी आपने सोचा है कि इस वेट को वेरीफाई और क्वालिफाई करने के लिए उसके पीछे
क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। आप लेबोरेटरी में या किसी भी ऑथराइज्ड लेबोरेटरी में आप कोई भी वेट ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। वो वेट किसी ऑथराइज्ड एजेंसी से वेरीफाई होंगे। उस वेरिफिकेशन का एक सर्टेन पीरियड होता है कि एक बार अगर एजेंसी ने सर्टिफिकेट दे दिया तो वो 1 साल तक 2 साल तक वो वैलिड रहेगा। उसके बाद अगेन वो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। वो एजेंसी जो है वो एक सेंट्रल वेरिफिकेशन एजेंसी से कनेक्टेड होती है। जो उसके पास वेट होते हैं वो डिटरमाइन करती है। और अल्टीमेटली आप ये समझ लीजिए कि वो एक स्टेट की लेबोरेटरी से अटैच होती है। सपोज आप पटना में आपका स्कूल है, आप वहां काम कर रहे हो, वहां पर आप स्टडी कर रहे हो, तो आपका स्कूल क्या करेगा कि जो वेट्स होंगे 1 मिलीग्राम का, 5 मिलीग्राम का, 10 मिलीग्राम का, 10 ग्राम का, 5 ग्राम का, वो एक पटना के किसी ऑथराइज्ड एजेंसी से सर्टिफाई कराएगा कि ये 10 मिलीग्राम का ही वेट है। और अगर इसमें एरर आ रही है तो प्लस माइनस कितने मिलीग्राम की एरर आ रही है, ये स्कूल डिटरमाइन नहीं करेगा या आपके टीचर डिटरमाइन नहीं करेंगे, ये वो ऑथराइज एजेंसी करेगी। अब ऑथराइज एजेंसी के पास सर्टिफाइड वेट्स कहां से आए? वो ऑथराइज एजेंसी स्टेट की जो ऑथराइज लेबोरेटरी होगी उससे अपने वेट्स वेरीफाई कराएगी। और जो स्टेट की लेबोरेटरी होगी वो नेशनल लेबोरेटरी से अपने वेट्स वेरीफाई कराएगी। और नेशनल लेबोरेटरी क्या है? फिजिकल एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की नोडल एजेंसी है। और एनपीएल की ट्रेसेबिलिटी कहां होगी? फ्रांस में जो वेट्स रखे हुए। तो इस तरीके से ये सारी चेन जो है वेट वेरिफिकेशन की, मेजरमेंट की चलती है। इसीलिए जो एक्यूरेसी है उसको डिटरमाइन करना, इट इज हेल ऑफ द जॉब। एक मेथड से आप किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी डिटरमाइन आप नहीं कर सकते। यू नीड मल्टीपल ऑफ मेथड्स टू अराइव एट ट्रू वैल्यू। However, in day-to-day life, we generally rely on precision, which is very much easier to attain in a simple laboratory setup or conditions. क्लियर है ये? इस चीज को ध्यान रखना। अब इसी एक्सपेरिमेंट से हमारा थर्ड स्टेटमेंट निकल के आता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है? प्रिसाइज results may not be accurate and
accurate results may not be precise. देखो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि जो प्रिसाइज रिजल्ट्स हैं जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो, और इसी तरीके से जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं जरूरी नहीं है कि वो प्रिसाइज हो। इसी एक्सपेरिमेंट में आप देख लो कि स्टूडेंट 1 के रिजल्ट्स प्रिसाइज हैं बट दे आर नॉट एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट। इस स्टूडेंट सेकंड के रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं बट दे आर नॉट सो मच प्रिसाइज। तो जनरली हमें क्या करना चाहिए एज स्टूडेंट और एज एक्सपेरिमेंटर, वी शुड ट्राई टू अटेन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स। ठीक है। अब अगर स्टूडेंट 2 सेकेंड अगर इसका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन 3.33% आ रहा है तो ये रिजल्ट इतना बुरा नहीं है। किसी भी लेबोरेटरी में जहां पे कि किसी भी तरीके का मेजरमेंट हो रहा है, चाहे वो केमिकल लेबोरेटरी है, इवन आपके जो क्लिनिकल लेबोरेटरीज होती हैं वहां पर भी, या कोई फिजिकल केमिस्ट्री की लेबोरेटरी है, तो वहां पर हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे काम करते हैं। यानी कि कोई भी रिजल्ट मैं अगर रिपोर्ट कर रहा हूं तो जनरली उसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो 95% होता है। मैं ये मान के चलता हूं या मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि 5% एरर हो सकती है, ये एक्सेप्टेबल है। तो अगर उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं स्टूडेंट 2 को अगर मैं इवेल्युएट करूं तो ही इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज आल्सो। चलिए ये टॉपिक खत्म हो गया, ध्यान रखना इसको है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक आता है डायमेंशनल एनालिसिस। कई बार हमें एक यूनिट को दूसरी इक्विवेलेंट यूनिट में चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस करी जाती है। इसको यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। यूनिट फैक्टर मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हम किसी भी एक यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। अगला नाम क्या है इसका? तीसरा नाम क्या है? फैक्टर लेबल मेथड। कि हमने जो फैक्टर्स हैं हमने उसकी लेबलिंग कर दी, दिस इज फैक्टर लेबल मेथड हो गया। क्या है इसको देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, हाँ, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट फैक्टर मेथड और फैक्टर लेबल मेथड, है ना। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि नंबर 1,
रूल्स क्या है, स्टेटमेंट, रूल्स तो नहीं है, स्टेटमेंट है ये कि कन्वर्जन ऑफ यूज्ड फॉर conversion of 1 unit into equivalent unit. सेकंड, इसमें हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में हम हमेशा क्या लेंगे, डिजायर्ड यूनिट. जैसे कि अगर मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो मीटर जो है वो कैलकुलेशन में न्यूमरेटर में आएगा. और थर्ड है, डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, ओरिजिनल यूनिट. और यूनिट टू बी चेंज्ड इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं. तो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml. व्हाट इज द डेंसिटी इन SI यूनिट? SI यूनिट क्या है? SI यूनिट क्या है भैया? केजी पर मीटर क्यूब. ये हमारी SI यूनिट है. तो अब हम क्या करेंगे, ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे और ml को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे देख लेते हैं, आइए. वी नो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 kg. 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. तो इसका यूनिट फैक्टर क्या हो गया? इसका यूनिट फैक्टर हो गया 1. ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू केजी और 1 ग्राम. ठीक है, इसी तरीके से हम ml को करेंगे. 1 ml इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 liters. ठीक है, और 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब. 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और 1 मीटर क्यूब में, 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर्स होते हैं. तो इसका हमारा यूनिट फैक्टर क्या आ गया, -3 लीटर डिवाइडेड बाय 1 ml. और इसका क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर. अब इसको बिठा देते हैं. क्या है हमारा 1 ग्राम. तो ऐसे 1 ग्राम पर ml
इनटू ये वाली यूनिट हम यहां रख देंगे 10⁻³ kg अपॉन 1 ग्राम इनटू, अब ये क्या आएगा, ml क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि 1 ग्राम पर ml है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा ये आएगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, लीटर 1 ml। इसी तरीके से ये नीचे आएगा 10⁻³ मीटर क्यूब नीचे आएगा और ये 1 लीटर ऊपर चला जाएगा, 1 लीटर अपॉन। अब देख लेते हैं कि क्या क्या कैंसिल हुआ। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ml से ml कैंसिल हो गया, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1, ये बचा, ये ऊपर आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, 3 kg पर मीटर क्यूब। और क्या हो गया, 1000 kg मीटर -3। देखो इसको नोट कर लो, फिर बताता हूं। हमें क्या दिया है, 1 ग्राम पर ml, कन्वर्ट किस में करना है, SI यूनिट में। SI यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। तो ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, ml को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसमें जो है वो सारी कन्वर्जन यूनिट्स लगा देंगे। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। तो इसका मैं यूनिट फैक्टर क्या लिख सकता हूं, 1। मैंने इनफैक्ट मैं कर क्या रहा हूं, मैंने इसको डिवाइडेड बाय 1 ग्राम करा, तो इसको भी मैं डिवाइड बाय 1 ग्राम करूंगा, यही तो करूंगा, ठीक है ना, यही तो करूंगा मैं। वो ये आ गया। फिर मैंने क्या करा, 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मेरा यूनिट फैक्टर ये आ गया। थर्ड यूनिट फैक्टर क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। थर्ड फैक्टर मेरा यूनिट फैक्टर ये आ गया। अब मैंने इसको जो है, मैंने इसको इसमें फिट कर दिया, 1 ग्राम पर ml इंटू ग्राम को मैंने 10⁻³ kg डिवाइड बाई 1 ग्राम। ml डिनोमिनेटर में है तो मैंने जो है इसको डिनोमिनेटर में उसके रूल के अकॉर्डिंग फिट कर दिया और मैंने सारी यूनिट्स जो थी कैंसिल कर दी। तो देखो जो सेकंड है, सेकंड इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, न्यूमरेटर में डिजायर्ड यूनिट आनी चाहिए। यहां पे भी न्यूमरेटर में डिजायर्ड यूनिट आई है। ml का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, वो भी न्यूमरेटर में है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा 1000 kg पर मीटर क्यूब आ गया, ऐसा यूनिट। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। डेंसिटी ऑफ मोलिब्डेनम इज 10.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
कन्वर्टेड इनटू केजी पर मीटर क्यूब, एसआई यूनिट, दैट इज द एसआई यूनिट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले करा था, ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर क्यूब को मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा। यही करूंगा ना। चलिए फिर लिखते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ केजी। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसका यूनिट फैक्टर क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहां पे क्या है, क्यूब है, तो इसका भी मैं क्यूब कर दूंगा। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसका भी मैं क्यूब करूंगा, 10⁻² मीटर क्यूब। ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीटर क्यूब। इसका मेरा क्या आ गया, यूनिट फैक्टर 1 इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर क्यूब अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब मैं यहां पे रख दूंगा, ये वैल्यू रख दूंगा मैं, 10.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू ये वाली यूनिट 10⁻³ केजी अपॉन 1 ग्राम। इंटू ये वैल्यू रखूंगा मैं, ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मीटर क्यूब, और ये ऊपर चला जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। देखें, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, 10⁻³ से ये आ गया -3, यहां पर ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 28 इंटू 10⁻³ केजी, ये बचा मेरा केजी पर मीटर क्यूब, और ये कितना हो गया 10280 केजी मीटर -3। ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ बुलेट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 375 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट इट्स स्पीड इनटू माइल्स पर आवर। माइल्स पर आवर में अब इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे,
मीटर को माइल्स में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड को मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो यूनिट फैक्टर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर। ये जितने भी यूनिट फैक्टर्स होते हैं, इसको आप एज ए नंबर डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। चलिए, और क्या है? सेकेंड 1.60 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल। इसका यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 माइल डिवाइडेड बाय 1.60 किलोमीटर। ठीक। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसका यूनिट फैक्टर हो जाएगा 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। ठीक है। और 1 मिनट 1/60 आवर्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसका यूनिट फैक्टर हो जाएगा 1 आवर डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। बस अब यहां पे वैल्यू पुटअप करनी है, तो 375 मीटर पर सेकेंड इनटू फर्स्ट किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर इनटू 1 माइल डिवाइडेड बाय 1.60 मीटर किलोमीटर इनटू, ये नीचे आएगा 1 मिनट, ये ऊपर चला जाएगा 60 सेकेंड। इसी तरीके से 1 आवर नीचे आएगा और 60 मिनट ऊपर चला जाएगा। देखो, नोट कर लो वीडियो रोक कर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या कैंसिल हुआ? मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया। क्या रह गया हमारे पास? माइल रह गया, आवर आ गया, ये रह गया 1.60। इसको लिख लेते हैं। 375 into 60 into 60 into 10⁻³ divided by 1.60
माइल आवर। हाँ, ये आ गया। ठीक है, और ये सॉल्व हो क्या आएगा, 375 इंटू 3.6 डिवाइड बाय 1.60, ये इज इक्वल टू 843.75 माइल पर आवर। हमारा आंसर आ गया। देखो, नोट कर लो इसको सब। चलिए लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं। कन्वर्ट 1 लीटर एटमॉस्फेयर इनटू जूल्स। लीटर एटमॉस्फेयर क्या है, पहले तो हम उसको डिफाइन कर दें। लीटर एटमॉस्फेयर, दिस इज वर्क डन work done by a piston at a pressure of 1 atmosphere, 101,325 pascals. When piston sweeps 1 liter of volume, यानी कि एक पिस्टन 1 एटमॉस्फेयर पे अगर वो 1 लीटर वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है तो वो कितना वर्क करेगा। दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क, लीटर एटमॉस्फेयर। अब इसको देखिए, चेंज करते हैं। वी नो 1, दिख रहा है, एक मिनट, मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10,000 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो मेरी एक यूनिट फैक्टर ये आ गया, 10⁻³ मीटर क्यूब 1 लीटर, ये आ गया मेरा। और 1 atmosphere has been defined as this, कितने पास्कल, 325 पास्कल, और 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो इसकी क्या यूनिट आ गई,
1 is equal to 5 into 10 to the power 3 Pascal divided by 1 एटमॉस्फेयर। एक यूनिट, एक मेरा ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इंटू 10 to the power 3 meter cube upon 1 liter into 101.325 into 10 to the power 3 Pascal upon 1 एटमॉस्फेयर। लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया, 10 to the power 3 से 10 to the power -3 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, क्या आ गया, 101.325 पास्कल मीटर क्यूब। अब पास्कल को कैसे डिफाइन करा गया है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है ना, तो फोर्स की क्या है यूनिट, न्यूटन। since Pascal is equal to Newton per meter square, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा, देयरफॉर यहीं पे कर देता हूं, देयरफॉर 325 न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। इससे ये कैंसिल हो गया। और न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। जूल क्या है, फोर्स दैट displaces 1 kg mass by 1 meter with acceleration of 1 meter per second square, है ना, ये जूल हो गया हमारा। तो न्यूटन मीटर क्या हो गया, दिस इज जूल। तो देयरफॉर 1 लीटर एटमॉस्फेयर it is equivalent to 101.325 जूल्स। ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, तो बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही प्रोफिशिएंट हो जाएंगे इसमें। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हमारी डिजायर्ड यूनिट है दिस विल कम इन न्यूमरेटर, और जो हमारी ओरिजिनल यूनिट है वो हमारी डिनोमिनेटर में आनी चाहिए। बाकी इसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं
एक नए टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय।